अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू अतहर जमाल लारी चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। आप फिर से एक बार मिलवाने जा रही हूँ उत्तर प्रदेश के सीनियर लीडर समाजवादी पार्टी के अतहर जमाल लारी साहब जी से। तो आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं यहाँ के बुनकरों के बारे में। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो यहाँ का कपड़ा, रेशमी कपड़ा बनता है, वो काफ़ी पुराना, बहुत ही प्राचीन समय से बनता चला आ रहा है और आज तक आप देख रहे हैं कि बन रहा है, दुनिया भर में ये मशहूर है। तो इसी पे ये रोशनी डालेंगे। सर, आप बताएं कि आप यहाँ के वस्त्रों के बारे में बताएं, ये कब से चल रहा है और क्या है आज यहाँ के बुनकरों की और यहाँ के काम की क्या स्थिति है, और आप इस पे क्या कहना चाहते हैं, तो इस पे रोशनी डालिए। आज बनारस के बुनकरों की हालत बहुत ही ख़राब है और प्राचीन काल से ही काशी वस्त्र उद्योग का एक प्रमुख केंद्र रहा है। इतिहासकारों के अनुसार सिंधु सभ्यता काल से ही वस्त्रों का प्रचलन था। जी जी। इसी ज़माने में प्राचीन काल से ही जो है यहाँ पे मलमल, रेशम और ऊन से बने हुए वस्त्रों का निर्माण होता रहा है। मोहनजोदड़ो के खुदाई से हमें बुनाई में काम आने वाली तकवों की फिरकियां मिली हैं। इससे पता चलता है कि सिंधुवासी कपास से परिधान, हाँ, वो मतलब वो जानते होंगे कि ये कपास यहाँ पे उगती थी कपास और उसे। पहले पैदा होता था जी जी। और रेशम तो बनारस में पैदा नहीं होता है, लेकिन अब कोशिश हो रही है। ये पहले विदेशों से जो है इम्पोर्ट होकर के जो है बनारस में आते थे और कई मुल्कों से, वैसे तो अब बंगलोर से भी आने लगा है। तो बनारसी साड़ियाँ जो है ज़माने से जो है बनारस में बन रही हैं। बनारस तो पहले बहुत बड़ा क्षेत्र था, अब एक भदोही अलग हो गया जहाँ पे ऊन का सामान बनने लगा। बनारस में जो है सिल्क आइटम बनने लगा और पूरे यूपी में ही सिल्क आइटम और साड़ियाँ बनती है। और यूपी ही नहीं, हिंदुस्तान के कई स्टेट में, जैसे बिहार हो गया, बंगाल हो गया, कर्नाटका हो गया, आंध्रा हो गया, तमिलनाडु हो गया, महाराष्ट्र हो गया, तमाम स्टेट्स में जो है बुनकारी का काम होता है और साड़ियाँ बनती हैं। कहीं का नाम काजीवरम है तो कहीं बनारसी साड़ी का नाम है। हाँ, तो ब्रोकेट का नाम भी तो लोग देते हैं ना। ब्रोकेट बहुत सी चीज़ें हाँ। हैं। चूंकि काशी या बनारस एक प्राचीन शहर है तो वस्त्र उद्योग की परंपरा यहाँ रही है और शुरू से रही है। बुद्ध काल के साहित्य महापरिनिर्वाण सुनतु में भी जो है काशी के वस्त्रों का जिक्र है। कहा जाता है कि बुद्ध जी के पार्थिव शरीर को भी बनारसी मलमल, बनारसी कपड़ों से ही लपेटा गया था। ये उस जमाने से बनारस में मलमल और बनारसी रेशम के जो है वस्त्र, साड़ियाँ बनती रही हैं। वैदिक साहित्य में भी हिरण ये द्रापी में, यानी हिरण्यद्रापी शायद है। द्राप्ती शब्द है, रेशमी जरी के भारी वस्त्रों का जिक्र हुआ है। इसके अलावा कुरान शरीफ में भी सूरत दहर में भी इस्तबरक नाम से रेशमी जरी का के कपड़ों का जिक्र किया गया है, जिससे आज हम जो है तरह तरह के नाम से जो है कभी किम खाब के नाम से, कभी ब्रोकेट के नाम से, कभी किसी के नाम से जो है जानते हैं। और कपड़ों का तो यहाँ पे बहुत से जो है बनारस में जो साड़ियाँ बनती है बहुत सा नाम है। और बनारसी साड़ी जो है और बनारसी कपड़े जो मटेरियल होते थे वो पूरे दुनिया के कोने में जाते थे।
आज भी जा रहे हैं, लेकिन कम हो गया। पहले जो है यहाँ की साड़ियाँ सिंगापुर, मॉरिशस, मलेशिया, अमेरिका से लेकर के कोई ऐसी मुल्क नहीं जहाँ पे हमारा एक्सपोर्ट की हम पॉलिसी के तहत हम यहाँ एक्सपोर्ट कर सकते हैं, वहाँ जाता रहा है। और पहले हमको जो है इसमें बहुत अच्छी तरीके से इंसेंटिव मिलता था, ड्रॉबैक मिलता था, और करोड़ों का जो है फॉरेन एक्सचेंज जो है हमारे हिंदुस्तान को मिलता था। लेकिन अब ये सरकार जो है इसने ये जो जब से मोदी जी की सरकार आई है तब से जो है ये इंसेंटिव खत्म कर दिया गया, ड्रॉबैक भी बहुत कम कर दिया गया, जिससे अब साड़ियों का बाहर जाना, ड्रेस मटेरियल का बाहर जाना कम हो गया है। और चूंकि चाइना वगैरह में और गुजरात वगैरह में भी हिंदुस्तान में मटेरियल सस्ते मिल रहे हैं, यहाँ की जो बुनकारी है, यहाँ पे 3 तरीके की साड़ियाँ बनती हैं। एक तो रेशम की साड़ियाँ बनती हैं, दूसरी मिक्स बनती हैं, तीसरी जो है एकदम से इम्प्योर बनती हैं। और पहले जो है यहाँ डोरी के से जो है बिनाई होती थी साड़ियों पे, फिर खड्डी आया, खड्डी के बाद जो है शटल आया, शटल के बाद जो है आज पावरलूम आ गया है। और पावरलूम में जेकार्ड से जो है, पहले मैनुअल जेकार्ड हुआ करते थे, अब इलेक्ट्रॉनिक जेकार्ड हो गए हैं। और इलेक्ट्रॉनिक जेकार्ड से जो है एक से एक फैंसी साड़ियां हम बना रहे हैं, अल्फी, तिल्फी और ये तमाम साड़ियां बन रही हैं। लेकिन हमको मजदूरी ना हैंडलूम पे मिल रहा है, न पावरलूम पे मिल रहा है। इसका नतीजा यह है कि बनारस के बुनकर बनारस छोड़ करके दूसरे शहरों में, चाहे वो महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, आंध्रा हो, कर्नाटका हो, कलकत्ता हो, इन जगहों पे जा रहे हैं। पहले ये था कि कलकत्ते से, बिहार से तमाम कारीगर जो है हमारे यहाँ बनारस में आते थे और साड़ी का बुनकारी का काम करते थे। वो बहुत तादाद में लोगों की बुनकारी करने यहाँ लोग आते थे। अब आज ये है कि उनको मजदूरी नहीं मिल रही है, उनको उनका रेट नहीं मिल रहा है, उनको वो मजदूरी जो चाहिए नहीं मिल रहा है, जिसका नतीजा है कि वो जो है अब यहाँ से वो भी छोड़ के जा रहे हैं। अब बहुत कम मात्रा में जो है बाहर के जो है बिहार वगैरह साइड के जो है मुर्शिदाबाद, बंगाल वगैरह साइड के जो है कारीगर अब बनारस में रह गए हैं, मुश्किल से 5 से 10%। और पहले तो बहुत हुआ करते थे। तो आज इसकी वजह यह है, बदहाली की वजह यह है कि पहले जो है हमको जो है हर चीज़ पे सब्सिडी मिलती थी। पहले जब जयराम रमेश जो है जब कपड़ा मंत्रालय के मिनिस्टर थे, तो हमको जो है तमाम सस्ते दर पे जो है लूम में काम आने वाला, चाहे फन्नी हो, चाहे काटी मशीन हो, चाहे ढरकी मशीन हो। जैसे अभी हमने हड़प्पा मोहनजोदड़ो की बात की, जो फिरकी मिली वो वही जो आज हम इस्तेमाल करते हैं जो है साड़ियों को बिनने में, जिसमें हम जो है बाबिन लगाते हैं, उसको जो है हम उसी को शायद फिरकी कहते हैं। नहीं, इस फिरकी तो उस वक्त कहा जाता था। हाँ। इसको जो है ढरकी कहते हैं। ढरकी, अच्छा। हाँ, ढरकी में ही बाबिन लगता है। हाँ। और उसी से बिनाई होती है। तो ये सब चीज़ें जो है हमको बहुत सस्ते रेट में सब्सिडी में मिला करती थी। और पावर लूम भी हमको 20% जो है बुनकर को देना पड़ता था, उसके बाद उसको पावर लूम मिल जाती थी। बाकी खर्च जो है सरकार व्यतीत करती थी। क्लस्टर योजना थी जिसके तहत हमको मकान मिलता था, 10% बुनकर देता था और बाकी जो है सरकार देती थी। लेकिन अब ये तमाम योजनाएं जो हैं अब इस सरकार ने बंद कर दिया है। और तो और एक जो सबसे बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है वो ये है कि मुलायम सिंह की सरकार में हमको जो है फ्लैट रेट पे बिजली मिलती थी और एक लूम पे हमको जो है 75 रुपया देना पड़ता था। लेकिन जब से ये सरकार आई है और माननीय योगी नाथ जी की सरकार आई है बहुत लड़ाई लड़ने पे फ्लैट रेट उन्होंने किया। लेकिन जो जियो आया, जियो में ये आया कि एक लूम पे 400 रुपया शहरी क्षेत्र में लिया जाएगा और देहाती क्षेत्र में जो है एक लूम पे 300 रुपया लिया जाएगा।
लेकिन इसके बावजूद भी बिजली विभाग इतना मनमानी कर रहा है कि एक लूम को 1 हार्स पावर से जोड़ रहा है। 1 हार्स पावर से जोड़ के एक लूम पे 860 रुपया ले रहा है, और जबकि जियो है सरकार का कि 400 रुपया लिया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी एक लूम पे 860 रुपया देना पड़ रहा है। और किसी भी बुनकर को 2 हार्स पावर से कम की जो है कनेक्शन नहीं दी जा रही है, और जिसके पास 1-2 लूम है उसको अभी भी 1700-1800 रुपया जो है बिजली का बिल देना पड़ रहा है। तो ये तमाम परेशानियां हैं। और दूसरी जो परेशानी एक ये है कि अब सरकार ने ये नियम बना दिया है कि एक कैंपस में एक कनेक्शन से ज्यादा कनेक्शन हम नहीं देंगे। और एक कैंपस में पहले 4 भाई रहते थे, 4 लूम हुआ करता था, तो उनके 16 से 20 लूम हो जाते थे, तो एक कनेक्शन में काम चल जाता था। लेकिन अब 4 भाई हैं, तो चारों भाइयों को जो है वो कहां से कनेक्शन लाएंगे? अब कनेक्शन एक जो है कैंपस में नहीं देंगे, तो ये मार पड़ रही है, इसमें जो है परेशान हो रहे हैं। उसके बाद जो है हमारा माल जो है बाहर नहीं जा रहा है, बाहर का गुजरात का माल अब बनारस में आके बिक रहा है। पूरे हिंदुस्तान में गुजरात का माल बिक रहा है और बनारसी माल ठप पड़ा हुआ है। इसके लिए सरकार कोई योजना नहीं बना रही है, कोई कोशिश नहीं कर रही है कि हमारा विदेशों में माल जाए, हमको सस्ते में रेशम मिले, हमको रॉ मटेरियल सस्ते में मिले। इसके ऊपर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। और तो और हमारी सरकार पसमानदा की बात करती है, और इस काम में तमाम पसमानदा ही पिछड़े हिंदू और मुस्लिम लगे हुए हैं। अब सरकार जो है सर्वे करा रही है, बनारस में सर्वे हो रहा है कि जहां जहां लूम चल रहे हैं उन पे कमर्शियल टैक्स लगाया जाएगा। लोग अपने घरों में लूम लगा के चला रहे हैं पावर लूम, अब उस पर कमर्शियल टैक्स लगेगा, और ये कमर्शियल टैक्स 5 गुना ज्यादा होगा। तो बुनकर तो ऐसे ही मर रहा है, और जब टैक्स लग जाएगा 5%, 5 गुना, तो और मरने लगेगा। हमारे यहाँ हर चीज पे जीएसटी लग गई, मशीन खरीदो तो जीएसटी, कपड़ा बनाओ तो जीएसटी। हर हाल में बुनकर मारा जा रहा है, गरीब बुनकर यहाँ से पलायन कर रहा है। हमारा कारोबार की हालत ये है कि बुनकर आज रिक्शा चला रहा है, गारा मजदूरी कर रहा है, लेकिन सरकार का कोई इसके ऊपर ध्यान नहीं हो रहा है। हमारी साड़ियाँ विदेशों में, और बड़े बड़े उद्योगपति जो लाखों करोड़ों की साड़ियां बनती थी, 1 महीना और 2 महीना में अल्फी तिल्फी काड़ के पौरी से जो बनती थी, आज वो साड़ियां नहीं बन रही हैं। अब उनके जगह पहले जो है शादियां जो करते थे लोग, तो बनारसी साड़ी को शुभ मानते थे, और बनारसी साड़ी के बगैर हमारे बिरादरान वतन में, हमारे हिंदू भाइयों में शादी नहीं होती थी। लेकिन आज धीरे धीरे इतनी महंगाई होती जा रही है, हमारा माल इतना महंगा पड़ रहा है कि चाइना, गुजरात और तमाम जगहों से साड़ियां और ड्रेस मटीरियल आ रहे हैं, और बनारस के माल को कोई पूछ नहीं रहा है। इसलिए हम आज बहुत दुखी हैं, परेशान हैं, क्योंकि हम इसी पेशे से जुड़े हुए हैं। हम इसके पहले एक्सपोर्ट भी करते थे, लेकिन हर चीज को खत्म कर दिया गया, सारी सहूलियत खत्म कर दी गई, एक्सपोर्ट हम लोगों का बंद हो गया, कारोबार खत्म हो गया। आज लूम चला रहे हैं हम लोग, वो लूम भी नहीं चल रहा है। और इस तरह से जो है हमारे मोदी जी जो बनारस से हमारे सांसद हैं, हम बनारस के लोग उनको जिता करके भेजे हैं और प्रधानमंत्री बने हैं, लेकिन बनारस के लोगों के ऊपर उनका कतई ध्यान नहीं है। हम उनसे मांग करते हैं, गुजारिश करते हैं, अपील करते हैं कि आप बनारस के बुनकरों का ख्याल करें, उत्तर प्रदेश के बुनकरों का ख्याल करें। हम बहुत बदहाल हैं, लाचार हैं, मजबूर हैं। ये जो संस्कृति थी, गंगा जमुनी तहजीब का जो एक गहवारा था, तानी अगर कोई बनाता था, बाना, तानी और बाना हिंदू और मुसलमान की होती थी, आज ये विलुप्त होने के कगार पे है। इसको बचाया जाए और बिजली का रेट कम किया जाए, और फ्लैट रेट पे जिस तरह से माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने जो फ्लैट रेट दिया था उस रेट पे दीजिए, या उसमें कुछ बढ़ा के 200 रुपया करिए, लेकिन एक लूम पे 200 रुपया से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यही हम गुजारिश करते हैं। और हमारी हालत जो बुनकरों की है बहुत ही खराब है। ये पिछड़े लोग हैं, पिछड़े गरीब लोग इस कारोबार में लगे हुए हैं। व्यापारी तो बड़े बड़े हैं जो हमारा खून चूस रहे हैं। हमको इनसे बचाया जाए, हमारी मजदूरी बढ़ाई जाए, हमारी साड़ियों की लागत बढ़ाई जाए। यही हम योगी सरकार से और मोदी सरकार से अपील करते हैं। हम एक बात बताना भूल गए, हमारे परिवार में और हमारे भाई की लड़की ने जो है इस पे रिसर्च किया है, बुनकारी पे, और उसकी एक किताब भी छपी है जिसका नाम है टेक्सटाइल ऑफ बनारस, यस्टरडे एंड टुडे, पहले का और आज का।
और उस पर रिसर्च करके उसने एक किताब लिखने का काम किया है। और हमको बुनकारी से इतनी हमारे परिवार के लोगों को मोहब्बत रही है कि इस पर रिसर्च किया गया है। और अगर आपको देखना हो, जानना हो, जो कुछ भी समझना हो, तो इस किताब को आप देख सकते हैं। हम एक फोटो भी आपको दिखा दे रहे हैं जो सारनाथ में जो स्तूप और खंभे बने हुए हैं, उसमें बनारस की जो डिजाइनें साड़ियों पे बनती थी, उसी का, उसकी निशानी, उसी का अलंकरण जो है उन स्तूपों में और उन खंभों पे है। वो देख लीजिए। आज ये हमारा जो है इतिहास जो है मिट रहा है। ये बौद्ध काल से पहले से हमारे जो है कलाकृति रही है, और यहाँ पे साड़ियाँ और कलाकृतियाँ होती रही हैं, और इसका दूसरे मुल्कों से नकल हो रहा है। यहाँ पे खाने काबा के गिलाफ यहाँ से बन के जाता था, लेकिन अब वो भी वहीं बनने लगा। तो हमारी इस संस्कृति को बचाना है, इस अलंकरण को बचाना है। और जिसको भी देखना हो आप जाइए सारनाथ, और गौतम बुद्ध जी की जो स्तूप हैं और जो खंबे हैं देखिए, उसमें कलाकृतियाँ जो हैं हमारी बनारसी साड़ियों की है। यही हमारी गंगा जमुनी की पहचान। अभी आप लोगों ने देखा कि जनाब अतहर जमाल लारी साहब ने जो बातें आपको बताई, तो इतनी ऑथेंटिक हैं। और अगर आप चाहें तो इस बुक को पढ़ें तो आपको शुरू से आखिर तक का सब कुछ मिल जाएगा कि कब से कैसे कपड़ा हमारे भारतवर्ष में बनने शुरू हुआ और आज क्या स्थिति कैसी है, वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, पढ़ने को मिलेंगी। आप इसको सर्च कर सकते हैं गूगल पे जा कर के, तरन्नुम फातिमा लारी के नाम से, या इस बुक के नाम से टेक्सटाइल ऑफ बनारस यस्टरडे एंड टुडे करके आप इसको सर्च कर सकते हैं। और इसके बाद आप देखिए कि क्या आप सब चाहेंगे कि ये हमारी गंगा जमुनी संस्कृति इस तरह से ख़त्म हो जाएगी और लोग निराश होकर के दूसरे कामों में जाएंगे। अभी तो आपने जरदोज़ी वर्क के बारे में नहीं देखा, आगे आपको फिर मैं उसके बारे में भी सर से पूछ के बताऊंगी कि कितना काम होता है, कितनी आर्ट है यहाँ पे। और प्लीज़ सर, आप मोदी जी से, योगी जी से, हमारे प्रधानमंत्री जी से ये ज़रूर मेरा निवेदन रहेगा कि प्लीज़ इस पे कुछ करें, यहाँ बुनकरों के लिए कुछ ना कुछ करें हमारी तरफ से भी। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। अगर वीडियो में आपको ज़रा भी सच्चाई और अच्छाई लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये हमारे बुनकरों की ज़िंदगी का सवाल है, उनकी भलाई का सवाल है। तो इंशाल्लाह आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।